हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस एमसीक्यू पार्ट 2 के इस वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो हमने 5 चैप्टर तक देखे थे उसके आगे के एमसीक्यू ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो वृक्क होता है वह संबंधित है उत्सर्जन के लिए। ये काम करते हैं हमारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, इसलिए इसका उत्सर्जन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम देखिए जौ से है, तो जौ से ये क्या करेगा, जल का वाहन करेगा ना। जौ से जाइलम है इसलिए जौ से जल का वाहन करेगा। ऑप्शन नंबर ए ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है, सूर्य का प्रकाश की भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ये जो ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा देने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका पहला नंबर पायरुवेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा पायरुवेट। ये पायरुवेट ही होता है जो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन के रूप में विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है। तो जो मनुष्य का हृदय है ना, वो 4 कोष्ठक में बटा होता है। तो इसका बी ऑप्शन 4 ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। ये देखिए फ्लोएम जो उत्तरदायी है, ये भोजन का वहन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी भोजन का वहन, क्योंकि ये क्या करता है, भोजन को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है क्वेश्चन जब ये बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 20 mg/dl। 20 mg/dl ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम जो होता है ना, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो 10 नंबर का क्लोरोफिल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि इसमें सूर्य का ऊर्जा वगैरह से इसमें ग्लूकोज बनता है, तो इसलिए इसका सी होगा कि इससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। अगला है, मत्स्य का श्वसन अंग क्या है। तो मछली जो होते हैं उसके लिए गिल्स होता है और वो गिल्स से सांस लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गिल्स इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो जो रेजिन और गोंद जो रहता है वो पुराना जाइलम में होता है। पुराना जाइलम ऑप्शन डी ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग जो है ना, ये उत्सर्जन में सहायता करता है और इसमें वृक्क काम करता है, तो ये वृक्क हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिए ये रहे। क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन जो होता है वो है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी साइटोकाइनिन सही उत्तर हो जाएगा, ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के बीच मध्य स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो मध्य स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सिनेप्स सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क सब चीज़ के लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी, हृदय धड़कने के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ें मस्तिष्क करते हैं। अगला है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो स्रावित होता है, हार्मोन आता है वो आता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन का जो स्राव होता है वो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो 4 का ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर और घेगा पनपता है। तो ग्वाइटर और घेगा इसको थायराइड भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है थायराइड भी इसी आयोडीन की कमी से होता है। ये तीनों चीज़ आयोडीन की कमी से होता है। 5 का बी नंबर आयोडीन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पादप नियंत्रक फल
बेचने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इथाइलिन जो होता है ऑप्शन सी होगा, इसका उपयोग होता है फलों को पकाने के लिए। कच्चे फलों को जल्दी पकाने में ये सहायता करता है, हालांकि इसका ज़्यादा मात्रा हानि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय। अग्न्याशय दो भागों में बटा होता है, अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी में। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस इकाई है, तो ये जो डायलिसिस इकाई है किसका? नेफ्रॉन का। 8 का ए नेफ्रॉन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देखिए भोजन का पचना जो है, भोजन का पचना अगर ऐसे बोले तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर उपचयन अपचयन इस सब में चुनना हो तो इसको अपचयन इसका सही उत्तर होगा। उपचयन यहाँ गलती से लिखा गया है, इसका अपचयन सही उत्तर होगा। अपचयन ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन जरूरी है? आयोडीन। तो आयोडीन तत्व आवश्यक है, ऑप्शन सी आयोडीन। अगला है, वृद्धि हार्मोन स्राव कहाँ से होता है, किस ग्रंथि से? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो फ्रेंड्स पत्तियों का जो मुरझाने का काम होता है ये एब्सिलिक अम्ल से होता है। 12 नंबर का ए हो जाएगा सही उत्तर, एब्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो जो सोचने का दिमाग में बटा होता है पार्ट्स, उसको बोला जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को ये जिम्मेदारी रहता है कि कैसे क्या सोचना है, तो इसका सही उत्तर प्रमस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन आदि मस्तिष्क को नियंत्रित किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका मेंडुला इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का। इसमें क्वेश्चन आता है, अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये देखिए, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये मादा स्थित रहता है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है, ये सब शुक्रवाहिका शुक्राणु ये जो है ना ये रहता है पुरुष में, तो ये मादा जनन तंत्र नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका मादा जनन भाग नहीं है। अगला है, पराग कोष में होते हैं। पराग से याद रखना है परागकण, तो पराग कोष में क्या होगा? परागकण, ऑप्शन नंबर डी परागकण। अगला है, प्लेनेरिया में किस विधि से प्रजनन होता है? जो प्लेनेरिया जो है इसमें पुनरुद्भवन, ऑप्शन बी पुनरुद्भवन, ये जो है इससे होता है प्रजनन, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण है वो है पपीता। ठीक है, पपीता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अगला है, परागकणों के पुंकेसर के वर्तिकाग्र का स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को बोलते हैं परागकण, ऑप्शन नंबर ए परागकण सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक हार्मोन का नाम बताइए जो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो लड़का का कभी भी हार्मोन पूछे तो इसमें एक हार्मोन आता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और अगर फीमेल में पूछता ये हो जाता है एस्ट्रोजन होता है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए एस्ट्रोजन होता, लेकिन पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन होगा, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम एक ऐसा जीव है जो बहुखंडन विधि से अपना प्रजनन करते हैं। अगला है, ब्रायोफिलम में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर डी कायिक प्रवर्धन, तो इसका कायिक प्रवर्धन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। तो कभी भी परागकण स्थानांतरण होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पर परागन। एक
परागकण दूसरे परागकण से स्थानांतरित होगा तो उसको बोलते हैं पर परागन। पर परागन, यह ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो ये जो है ना स्त्री केसर, ये भाग नहीं किसका? परागकोश का। ऑप्शन डी नंबर परागकोश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये परागकोश स्त्री केसर का भाग नहीं है। आगे है जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है उसमें भोजन का भंडारण भी संचित होता है, उसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक। नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकी और जैव विकास। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प से कराया गया। इनकी संतति सभी पौधों में बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें आधे लगभग बौने थे। इसे कहा जा सकता है लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक संरचना निम्न थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग जो होता है वो क्या होता है? इसका उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्तों का अग्रपाद एक टाइप का ही है, ये समजात है। हमारे दांत हाथी के दांत के जैसा है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, ये तीनों जो चीज़ है ना, ये तीनों ही समजात अंग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारा जो है ना समानता किससे है? देखिए हम लोग सब्जी की एक टोकरी में, ये बहुत पूछा जाता है, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली, टमाटर रखे हैं, बताइए उनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है? तो सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है वो है मूली और गाजर, क्योंकि मूली और गाजर जो है ना दोनों एक ही जैसा है, सब कलर अलग है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूली और गाजर। अगला क्वेश्चन है विविधताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि किसी स्पीसीज की सभी विशेषताओं किसी स्पीसीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान रहती है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साधारण मटर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर का इस्तेमाल किया था। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है केंद्रक में। इसका ऑप्शन याद रखना है ऑप्शन सी केंद्रक। साथ में गुणसूत्र में एक और चीज़ पाया जाता है, वो है केंद्रिका और DNA, ये भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी से कभी भी लेंस बन ही नहीं सकता है। अगला है क्वेश्चन किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वहाँ से सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो देखिए वस्तु को अगर हम लोग दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो फिर ये क्या होगा? अगर दर्पण और ध्रुव के फोकस दर्पण का ध्रुव यानी ध्रुव P और F के बीच रखेंगे, है ना, P और F के बीच रखेंगे तो क्या होगा? ये सही उत्तर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसकी स्थिति बड़ा बनेगा ये फोटो। आगे है किसी बिंब का वास्तविक समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? फोकस से जब इसका दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो फिर उत्तल लेंस में ये बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। दूरी पर अगर इसे रखेंगे तो ये समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फोकस दूरी की दोगुनी पर। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो यहाँ पे दर्पण और लेंस क्या होगा? दोनों उत्तल होगा, दोनों उत्तल लेंस रहेगा। यहाँ उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का ही फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा। अगर अवतल रहता तो माइनस में होता है इसका, इसलिए ये हो जाएगा दोनों उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि किसी दर्पण से कितनी ही दूरी पर हो आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर बी डी। नेक्स्ट है किसी शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ते समय कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? इसमें हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर सी हो जाएगा
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। तो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी रहेगा वो इसकी वक्रता त्रिज्या R के आधा होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो इसे R बराबर 2F इसका सही संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए R बराबर 2F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 है, तो 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी जो होता है वो R/2 होता है, तो जब 32 है तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उत्तल में हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर डी सीधा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर सही उत्तर। वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पश्च दृश्य के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण से ज़्यादा मात्रा में सूर्य की रोशनी को एकत्रित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? तो पी और एफ का जो संबंध होता है वो होता है P बराबर 1/F। तो P बराबर 1/F, ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर से मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आगे आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग पर जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। इस दृष्टिपटल का एक और नाम है रेटिना। कभी कभी ऑप्शन में रेटिना देता है, कभी कभी दृष्टिपटल देता है, दोनों ही एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके आगे सामान्य दूरी के लिए निकट बिंदु क्या है? तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जो देखने के लिए जरूरी होता है, तो 25 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। आगे है, नेत्र द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्र द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फिर हमारा ब्रेन उसे सीधा कर लेता है। नेक्स्ट आगे, मानव नेत्र की दृष्टि के लिए कितनी दूरी पर दूर बिंदु होता है? तो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर बिंदु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? तो ये पुतली है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसका काम है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट में 3 अक्षर है, इसमें एक जोड़ देना है, तो ये हो गया इसका 4 अक्षर, और 4 अक्षर से बनता है अवतल, तो इसका अवतल लेंस सही उत्तर होगा। इसी तरह दूर दृष्टि दोष के लिए दूर में 2 अक्षर है, तो 2 और 1 3, और 3 में होता है उत्तल। उत्तल लिखने के लिए 3 अक्षर लेते हैं, तो इसलिए दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। आगे क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए एक बाइफोकल लेंस होता है, इससे दूर किया जाता है जरा दृष्टि दोष। आगे, इंद्रधनुष का क्या कारण है? इंद्रधनुष जो बनता है वो 3 कारण से होता है, एक वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब ये तीनों ही एक साथ होता है तब ये फिर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन का घटना को दर्शाएगा, क्योंकि प्रकाश से तारे से जो प्रकाश आते हैं बीच में वो धूल कणों से बार बार भटक जाते हैं, इसलिए ये तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये इसके प्रकीर्णन के कारण होता है ये इसके प्रकीर्णन के कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये हो जाएगा सही उत्तर। खतरे का निशान के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा?
तो इसका उत्तर हो गया सिलियरी पेशियों द्वारा। ये इसको पक्षमावी पेशियाँ भी बोलते हैं, सिलियरी पेशी को पक्षमावी पेशियाँ भी बोलते हैं, तो इसके कारण होता है। अगला है विद्युत। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर बी IR²। ये शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है, क्योंकि IR² खा रहे भाई। दो समान चालक पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो जब ऐसा किया जाता है तो इसमें 1:4 का अनुपात बनता है। ऑप्शन नंबर सी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से। क्वेश्चन है कौन सा निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री रेखा क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ये हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कौन दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? तो विद्युत जनित्र जो होता है, जनरेटर, उसको बोलते हैं कि विद्युत धारा ये उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र विद्युत जनित्र। किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तभी जब बहुत ज़्यादा मान बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज का काम होता है उसमें मान पर, क्योंकि उसमें मान जब ज़्यादा हो जाता है तब ये गल जाता है, मतलब कि गर्म होने पर, ज़्यादा गर्म होने पर ये गल जाता है। विद्युत घंटी किस पर कार्य करती है? तो विद्युत से संबंधित है, तो इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रभाव इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन डायनेमो सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें आर्गन गैस भरी रहती है। यहाँ पे देखिए निष्क्रिय गैस के रूप में आर्गन रहता है, तो निष्क्रिय गैस इसका उत्तर होगा, लेकिन अगर नाम पूछ दे तो फिर आर्गन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन विद्युत में फ्यूज तार किस रंग का होता है? फ्यूज तार जो होता है वो लाल रंग का रहता है और उदासीन तार काला रंग का रहता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो इसका उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी काला सही उत्तर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर टेस्ला। टेस्ला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका खोज किया था फैराडे ने। ऑप्शन ए फैराडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चालक पर बल उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या करता है? चालक पर बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबक द्वारा धारावी चालक पर लगाए गए जो बल की दिशा होती है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का पालन करता है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ठीक है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इससे देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। हमारा पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर फलों के छिलके, केक व नींबू का रस, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? तो कौन सा भौतिक कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्मजीव, तो ये भौतिक कारक नहीं है। नेक्स्ट कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका हो जाएगा बी नंबर
क्योंकि बकरी खाया, घास को बकरी खाया, फिर बकरी को मानव खा गया। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पर्यावरण मित्र कहलाते हैं? तो जो पर्यावरण मित्र होते हैं वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसमें वो बाजार थैली लेके जाते हैं, वो भी कपड़े का थैली। उसके बाद कार्य समाप्त होने पर लाइट बंद कर देते हैं, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाते हैं, स्कूटर पर जाने के बजाय पैदल विद्युत जाते हैं। तो ये होते हैं पर्यावरण मित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। निम्न में कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण ऐसा चीज को बोलते हैं जो वापस से मिट्टी में वापस से पर्यावरण में घुल नहीं जाते हैं। इसमें है प्लास्टिक। प्लास्टिक वो सड़ते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक हो जाएगा उत्तर। एक पारितंत्र में कौन शामिल होता है? तो इसमें सभी जीवधारी होते हैं शामिल, चाहे जीवित रहे या मृत रहे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर, जीवधारी और निर्जीव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में निम्नीकरण पीड़कनाशी का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। इसका जैव आवर्धन सही उत्तर होगा, उसे जैव आवर्धन बोलते हैं। निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा हिरन। ठीक है, हिरन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण वो विधि है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला है, पदार्थों के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन? एंजाइम। इसका ऑप्शन नंबर बी एंजाइम सही उत्तर होगा, क्योंकि ये एंजाइम ही होते हैं जो हमारे पेट के भोजन को पाचन करते हैं, इसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो इसमें सभी पौधों में होता है ना। तो ये होगा पौधों के हरे भागों में, पौधे के हरे भागों में। अगला है, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाला ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 10%। केवल 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, बाकी नहीं जाता है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसको लिख के आप लोग अपना तैयारी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ सुझाव हो या फिर कुछ ना हो तो ज़रूर कमेंट करें।